इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा NHM के एग्ज़ाम आयोजित हुए थे 2 जून से लेकर 13 जून तक। इस बीच टोटल 19 एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं। अब स्टूडेंट में ये डाउट आ रहे हैं 3 चीज़ें। पहली चीज़ कि इसकी आंसर की कब तक जारी होगी, दूसरी चीज़ कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा, और तीसरी चीज़ कि DV यानी कि रिजल्ट के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कौन करवाएगा। तो इस वीडियो में इन तीनों के बारे में चर्चा करूंगा। और इसके अलावा आपको, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, कट ऑफ का वीडियो मैं तभी ला सकता हूं जब आप हमें कमेंट बॉक्स में सही सही एनालिसिस बताओगे। इसलिए अभी तक ज़्यादा रिव्यू स्टूडेंट के नहीं आए हैं, इसलिए जिन भी स्टूडेंट ने अगर अभी तक रिव्यू नहीं दिया है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आपको 3 चीज़ बतानी है कमेंट बॉक्स में। पहली चीज़ तो कि आपने 19 में से कौन सा एग्ज़ाम दिया, उस एग्ज़ाम का नाम। दूसरी चीज़ आपकी कौन सी कैटेगरी है, वो कैटेगरी लिखनी है। और तीसरी चीज़ आपने 150 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, वो चीज़ आपको। ये 3 चीज़ आप जब लिखोगे तभी हम आपके एनालिसिस के आधार पर आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो लेके आ सकते हैं, अन्यथा हम वीडियो नहीं लेके आ सकते। क्योंकि एग्ज़ाम आपने दिया है, कितने क्वेश्चन सही हुए ये आपको मालूम है। जब आप सभी हमें सही सही रिव्यू देंगे, आप सभी अपना एग्ज़ाम का नाम लिखोगे, तभी हम उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट के रिव्यू आए हैं उनका एनालिसिस करके ही आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बता सकते हैं। बाकी ऐसे हवाबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए कल के वीडियो में जिन भी स्टूडेंट ने हमें कमेंट बॉक्स में रिव्यू नहीं दिए हैं, जिन्होंने दे दिए हैं उन्हें वापस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने रिव्यू नहीं दिए हैं वो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बता दीजिए कि आपका एग्ज़ाम कौन सा है, कैटेगरी कौन सी है और 150 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले इसकी आंसर की कब तक जारी होगी, फिर उसके रिजल्ट के बारे में, उसके बाद DV के बारे में, और एक और चीज़ बताऊंगा। जिनको लगता है इनमें 19 में से एक एग्ज़ाम ऐसा भी हुआ है जिसमें पद से तो कम, यानी कि पद है 70 दोनों डिपार्टमेंट के मिलाकर, यानी कि कौन से, एक राजमेश और एक NHM, इन दोनों को मिलाकर एक एग्ज़ाम है जिसमें 70 पद थे और स्टूडेंट परीक्षा देने वाले 65 थे। अब किसी को ये लग रहा है कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है जिसके भी 40% बन रहे वो सभी पास होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो क्यों, वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यूट्यूब चैनल पर NHM एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ इसके मास्टर क्वेश्चन पेपर और आंसर के बोर्ड की वेबसाइट पर कब तक अपलोड होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड जो भी एग्ज़ाम आयोजित करवाता है, अगर किसी एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, टेक्निकल इश्यू नहीं आता है, तो वो एग्ज़ाम डेट के 1 मंथ बाद मास्टर क्वेश्चन पेपर और आंसर की दोनों चीज़ अपलोड कर देते हैं बोर्ड की वेबसाइट पर। और क्वेश्चन आंसर पर ऑब्जेक्शन के लिए भी नोटिस जारी कर देते हैं। जिस दिन ये आपके मास्टर पेपर और आंसर की जारी करते हैं उसी के साथ आपके लिए ऑब्जेक्शन, अगर किसी को भी किसी भी पेपर में 19 में से किसी भी पेपर में ऑब्जेक्शन लगानी है तो वो ऑब्जेक्शन के लिए भी जो आपका नोटिस है वो जारी कर दिया जाता है। और ये ऑब्जेक्शन का जो समय है ये 7 दिन का देते हैं। जो भी समय दिया जाएगा, जिस भी डेट में 7 दिन का समय दिया जाएगा, उस डेट में आपको पर क्वेश्चन 100 रुपये का चार्ज लगता है और SSO ID के माध्यम से आपको ऑब्जेक्शन लगानी है। क्या आपको भी कोई लगता है कि आपके पेपर में किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन यानी कि गलती हुई है? अब ऑब्जेक्शन किस चीज़ पर लगाई जाती है? या तो कोई क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस हो, या फिर किसी क्वेश्चन के आंसर में ऑप्शन एक से अधिक सही हो रहे हैं, या फिर जो सही आंसर है वो ऑप्शन में है ही नहीं, या फिर क्वेश्चन सही नहीं दिखाई दिया हो, या क्वेश्चन में त्रुटि हो, या आंसर में त्रुटि हो, इस टाइप की ऑब्जेक्शन हो, तो उसमें आपको प्रूफ भी देना होता है बोर्ड को, जिसमें आपका पर क्वेश्चन 100 रुपये चार्ज लगता है। और ये 7 दिन का पीरियड कब दिया जाता है? जब मास्टर पेपर आंसर की जारी की जाती है उसके कुछ 3-4 दिन बाद लिंक एक्टिव कर दिया जाता है और उसमें 7 दिन का समय दिया जाता है। उस बीच आपको ऑब्जेक्शन लगानी होती है। बाकी जब भी मास्टर पेपर अपलोड होंगे तब ऑब्जेक्शन कैसे लगानी है वो मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बता दूंगा SSO ID से, कि किस तरह से आपको आपके एग्जाम में ऑब्जेक्शन लगानी है। तो ये तो आंसर की बात ही, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड जितने भी एग्ज़ाम आयोजित करता है उनके जो आंसर की मास्टर पेपर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आए तो वो उनकी आंसर की एग्ज़ाम के 1 मंथ के बाद जारी कर देता है। अब दूसरी बात ये आती है
कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो आपने देखा होगा एनएचएम के एग्ज़ाम 2 जून से शुरू हुए थे और इसी एग्ज़ाम के बीच में अधीनस्थ बोर्ड ने संशोधित कैलेंडर भी जारी किया था 5 जून को। जब 5 जून को उन्होंने संशोधित कैलेंडर जारी किया था जिसमें उन्होंने कुछ एग्ज़ाम डेट में बदलाव किया था, जैसे कि एक पटवारी एग्ज़ाम था जिसकी पहले डेट 11 मई थी जो कि 17 अगस्त कर दी है। इसी तरह वीडियो एग्ज़ाम की पहले डेट 11 जुलाई थी जिसकी डेट अब कर दी है 31 अगस्त। तो इस तरह से 2-3 एग्ज़ाम की डेट चेंज करने की वजह से इन्होंने संशोधित कैलेंडर जारी किया था और उसी संशोधित कैलेंडर के अंदर इन्होंने रिजल्ट का भी एक्सपेक्टेड अनुमान बताया है कि रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो इनका पहले से यही नियम था कि जो नॉन टेक वाले एग्ज़ाम होते हैं जैसे पटवारी हुए, वीडियो हुए, सीईटी हुए, उनके या पशु परिचर हुआ, उनका जो रिजल्ट है वो एग्ज़ाम डेट से 4 मंथ बाद जारी किया जाता है। और जो टेक्निकल वाले है जैसे कि चिकित्सा वाले या जेईएन वाले एग्ज़ाम, उनका जो रिजल्ट है वो एग्ज़ाम डेट के 5 मंथ बाद जारी किया जाता है। यानी कि जो एनएचएम के 19 एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं उस कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो इसका जो आपका रिजल्ट है वो अक्टूबर मंथ में आपको देखने को मिलेगा। प्री डीवी का रिजल्ट, यानी कि डीवी से जो पहले रिजल्ट निकाला जाता है उसकी बात कर रहा हूँ। और इस बार रिजल्ट आपको अगर अधीनस्थ बोर्ड वापस से रूल में अगर कोई बदलाव नहीं करता है तो रिजल्ट आपको रैंक वाइज देखने को मिलेगा जिसमें आपको कट ऑफ नहीं बताई जाएगी, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने जुलाई 2024 के बाद जितने भी एग्ज़ाम आयोजित किए हैं उन सब के प्री डीवी रिजल्ट में उन्होंने सिर्फ स्टूडेंट की रैंक बताई है और कुछ नहीं बताया। और उसके अलावा उस पीडीएफ में आपको मार्क्स का फॉर्मूला बताया है और कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट किया है। रिजल्ट रिजेक्ट करने का पीछे का कारण भी बता दूंगा। और इसके अलावा अगर किसी मास्टर क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन डिलीट किया हो तो उसके बारे में उल्लेख किया जाता है, लेकिन पीडीएफ में कहीं पर भी कट ऑफ का उल्लेख नहीं किया गया है। जुलाई 2024 के बाद से और आज की डेट तक जितने भी एग्ज़ाम के रिजल्ट आए हैं उन सब में उन्होंने यही किया। कल को अगर ये नियम वापस से चेंज कर दे और फिर क्या हम कट ऑफ देंगे तो वो अलग बात है। अगर नियम चेंज नहीं करते हैं तो आपको भी एनएचएम का रिजल्ट इसी तरह रैंक वाइज देखने को मिलेगा जिसमें आपको सिर्फ अपनी रैंक बताई जाएगी और उसकी रैंक के हिसाब से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब रिजल्ट रिजेक्ट किया जाता है उसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। रिजल्ट रिजेक्ट इसलिए किए जाते हैं कुछ स्टूडेंट के कि वे स्टूडेंट जैसे कि क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें गोले एक भी नहीं भरते हैं, यानी कि अगर 5वां गोला भी नहीं भरते हैं, पहला भी नहीं भरते, दूसरा भी नहीं भरते, तीसरा भी नहीं भरते, चौथा भी नहीं भरते हैं। अब एनएचएम के आपके सभी पेपर में 150 क्वेश्चन थे, इसका 10% 15 क्वेश्चन। अगर आपने भी पेपर में 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा तो आपका भी रिजल्ट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये तो था आपका रिजल्ट को लेकर डिस्कशन। अब मैं बात करने जा रहा हूँ डीवी कौन करवाएगा। तो डीवी जैसा कि आपको मालूम है राज्य सरकार ने आदेश जारी किए थे 2024 से हर भर्ती के डीवी है वो विभाग द्वारा ही जारी किए जाएंगे। अब विभाग डीवी करवाएगा। अब ये विभाग पे डिपेंड है कि जिन एग्ज़ाम में स्टूडेंट की संख्या कम थी तो क्या उनका डीवी साथ में ही करवाएंगे 2-3 एग्ज़ाम को लेकर या अलग अलग करेंगे, ये तो विभाग पे डिपेंड करता है। अब इसमें कितने गुना को शामिल करेंगे तो पिछली बार तो एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा जब डीवी करवाई गई थी तो उसमें 2 गुना को शामिल किया गया था, एएनएम हुआ, जीएनएम हुआ, सीएच हुआ। अब कितनों को शामिल करेंगे ये तो विभाग पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ एग्ज़ाम जैसे ये ऑडियोलॉजिस्ट हुआ इसमें सिर्फ 65 स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 54 ने परीक्षा दी थी। अब ये विभाग पर डिपेंड करता है कि इन दोनों एग्ज़ाम को कंबाइन करके डीवी करवाएं जिससे कि समय की भी बचत हो सके। वो तो बाद की बात है जो विभाग क्या करता है। तो ये बात थी डीवी कौन करवाएगा, रिजल्ट कब तक आएगा, आंसर की कब तक आएगी, ऑब्जेक्शन लगाने का टाइम कितना मिलेगा, कैसे लगानी है, वो तो जब आपका लिंक एक्टिव होगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बता दूंगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और रही दूसरी बात, जिन्होंने भी कल कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू नहीं बताया है कि आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया है, कौन सी कैटेगरी से हैं और 150 में से कितने क्वेश्चन सही किए, वो नहीं बताए हैं तो अभी भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि अभी तक ज़्यादा रिव्यू नहीं आए हैं उस वजह से मैं आपको कट ऑफ भी नहीं बता पा रहा हूँ। तो जितने ज़्यादा आप रिव्यू देंगे तभी हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अनुमान बता सकते हैं। बाकी पोस्ट वो खाली रख देंगे। अगर आपके 60 से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो कोई काम के नहीं हैं, क्योंकि अगर आप जनरल
EWS OBC कैटेगरी से हो तो आपको न्यूनतम 40% लाने कंपलसरी हैं। न्यूनतम 40% लाने कंपलसरी है। इसका मतलब ये हुआ कि 150 में से आपके कम से कम 60 क्वेश्चन तो राइट होने कंपलसरी हैं। अगर ऐसा होता है कि आपके 58 क्वेश्चन सही है और अभी भी पीछे 3 पोस्टें खाली रही है, स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं, तो भी वे 3 पोस्टें खाली रख देंगे, लेकिन आपको नहीं लेंगे, क्योंकि जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स है वो 40% लाना कंपलसरी है। और जो SC ST कैटेगरी के बंदे हैं उनको 5% की छूट दे रखी है, यानी कि उनको न्यूनतम 35% लाने कंपलसरी है। यानी कि उनको 150 में से 52-53 कुछ क्वेश्चन हैं वो सही करने कंपलसरी हैं। इससे कम अगर सही हुए तो वो आपके कोई काम के नहीं हैं, आपको नियुक्ति के पात्र भी नहीं रहेंगे। अब इसी बीच एक एग्ज़ाम ऐसा भी हुआ था जिसमें पदों से तो स्टूडेंट कम हैं। अब किसी को ये लग रहा है कि जिनके भी 40% बने उन सब का सिलेक्शन होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम देने वाला वो एग्ज़ाम था आपका ऑडियोलॉजिस्ट, जैसे कि मैं आपको बता ही दे देता हूँ। ऑडियोलॉजिस्ट एग्ज़ाम था, ये 8 नंबर पर आप देख सकते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट एग्ज़ाम में टोटल 84 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किए थे, जिसमें से 65 ने एग्ज़ाम दिए। अब ये कोई ज़रूरी नहीं ये 65 स्टूडेंट के 65 स्टूडेंट जनरल से हो या SC से हो या ST से हो या OBC से। तो ये तो पता लगाना मुश्किल है कि 65 में से कितने स्टूडेंट जनरल से हैं, कितने स्टूडेंट SC कैटेगरी से, कितने ST से हैं, कितने OBC से। फिर इनमें इनकी कैटेगरी में कितने पद हैं, उस हिसाब से ही उतने स्टूडेंट को लिए जाएंगे। आप नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें टोटल, तो पहले मैं आपको पद बता देता हूं। इसमें NHM और राजमेंस दोनों को जोड़ूं तो इसमें टोटल आपके 70 पद हैं। कितने हैं? 70 पद हैं। क्योंकि ऑडियोलॉजिस्ट एग्ज़ाम के आप जब पद देखोगे तो आप यहाँ देख लीजिए 42 के आसपास तो पद है आपके NHM डिपार्टमेंट के। किस डिपार्टमेंट के? NHM डिपार्टमेंट के। जैसे यहाँ देख सकते हैं ऑडियोलॉजिस्ट एग्जाम में टोटल 42 तो NHM के हो गए, और पीछे बचे जो 28 पद हैं वो आपके कौन से के हैं? वो आपके हैं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑडियोलॉजिस्ट एग्जाम के 28 पद है, तो 42-28 हो गए 70 पद। अब 70 पदों में स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए 65 जनों ने। अब ये नहीं पता है ना 65 कौन सी कैटेगरी से। जैसे कि जनरल कैटेगरी के लेंगे तो जनरल कैटेगरी में जनरल के 10 पद हैं, और आपका जो दूसरा डिपार्टमेंट है उसमें आपको देखना होगा जनरल के कितने पद हैं। उसमें जब आप देखोगे तो उसमें आपके जनरल के पद रहते हैं NHM में 10 है और उसमें 7 है, 10 और 7 17। अब 17 स्टूडेंट ही जनरल से सेलेक्ट होंगे। इसमें भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को माइनस करना होगा, और अगर एग्ज़ाम जनरल कैटेगरी वालों में 30 जनों ने दिया तो बाकी के जो 13 बचे हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को माइनस करने के बाद बाकी जितने बचे हैं, अगर उनका स्कोर कम रहा है दूसरों की तुलना में तो वो तो बाहर हो जाएंगे। इसी तरह जैसे मान लीजिए अनुसूचित जाति में आप देख लीजिए जनरल कैटेगरी के 3 पद हैं, यानी कि SC कैटेगरी में जनरल के कितने पद हैं? 3 पद हैं। और जो NHM एग्जाम द्वारा NHM डिपार्टमेंट का जो SC कैटेगरी है उसमें भी 3 पद है, तो 3 और 3 6। अब अगर एग्ज़ाम में SC कैटेगरी के बंदे 3 जने ही बैठे हैं तो ये 3 जनों को तो फिर 60 क्वेश्चन सही होने पर सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जो बाकी के 3 पद हैं वो खाली रहेंगे। वहाँ पर वो ना तो OBC वालों को लेंगे ना जनरल वालों को लेंगे। या फिर आप ST कैटेगरी का उदाहरण समझ लीजिए। ST कैटेगरी में जैसे कि कितने पद हैं? 3 पद हैं NHM के, और दूसरे की देखें डिपार्टमेंट की तो उसमें आपके ST कैटेगरी के कितने पद हैं? इसमें आपके रह जाएंगे पद ऑडियोलॉजिस्ट यहाँ पर ST कैटेगरी के 3, यानी कि यहाँ पर ST कैटेगरी में 3 पद हैं। और अगर एग्ज़ाम में ST कैटेगरी के 8 बंदे बैठे हैं तो फिर अगर इनका जनरल से सिलेक्शन हो गया तब तो ठीक है। जनरल से सिलेक्शन नहीं हुआ, इन 8 का अपनी कैटेगरी में फिर टॉप के जो 6 होंगे उनको ही लिया जाएगा, जो बाकी के 2 बच जाएंगे उनको नहीं लिया जाएगा। इस वजह से मैंने आपको ऐसा कहा है कि ज़रूरी नहीं एग्ज़ाम दिया जिसके भी 60 क्वेश्चन सही हुए वो सभी सेलेक्ट होंगे। वो तो डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी के कितने बंदे हैं, और उनकी कैटेगरी में उतने ही बंदे हैं जितने उनके पद हैं, तब तो वो सब सेलेक्ट होंगे जिनके भी 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और SC ST वालों को तो 53-54 क्वेश्चन सही करने होते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अब कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आप कि आपके
कौन सा एग्ज़ाम दिया 19 में से, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कौन सी कैटेगरी से, क्योंकि अभी तक हमारे पास ज़्यादा रिव्यू नहीं आए हैं। जब ज़्यादा रिव्यू आएंगे तभी हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो लेके आ सकते हैं। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।